सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार जी। कैसी हैं संगीता जी? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, और हमारे श्रोता भी बहुत ही अच्छे, बहुत ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल चुस्त दुरुस्त ऐसी उम्मीद करते हैं। और बस अब अपने विषय पर आ जाते हैं कि आज राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह हम मना रहे हैं जी। तो इस विषय पर बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय पर लिखना शुरू कर दिया है, बहुत सारी बातें लिखी। बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर हम बात करेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित आहार इस विषय पर। तो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं वो इस विषय पर अपने विचार हमें लिख भी रहे हैं और भी लिखें कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित आहार क्या क्या हो सकते हैं। हाँ, और समस्याएं कभी कभी काफी गंभीर होती हैं। ऐसी ही एक समस्या है कि जल प्रदूषण की समस्या, इस पर बातचीत करेंगे जी। और आज कुछ स्केटिंग की भी बात होगी। अरे वाह, क्या बात है। मेरा पसंदीदा खेल है। हालांकि बचपन में मुझे याद है मैं स्केटिंग किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई वो छूट गई। हाँ, और बड़ा खतरनाक भी होता है, तो बड़ी सावधानी से करना। जब गिरते हैं तो फिर मुंह के बल गिरते हैं जी। तो श्रुति कोटवाल जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज आप हमें कौन सी व्यंजन खिलाएंगी? हरे भरे चने। अरे वो भी, और फिर दूसरे वाले सूखे वाले भी वो भी खिलाएंगे। तो चलिए, हम तो सोच रहे थे कि आप हमें मोदक खिलाने वाली हैं, क्योंकि आपने अपने घर पे गणपति विराजमान किए हैं जी। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। और हमारे उन सभी सखियों और सखाओं को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं जिन्होंने अपने घर पर गणपति को विराजमान किया है। किसी ने 1.5 दिन का, किसी ने 3 दिन का, किसी ने 5 दिन का, किसी ने 7 दिन का, किसी ने 10 दिन का। आगे से आगे जो है हम देख रहे हैं कि कितना उत्साह है। हाँ, ये जो 10 दिन का होता है फेस्टिवल, त्योहार होता है, ये बड़ा ही मतलब अपने आप में, वैसे अगर कहा जाए कि खास मुंबई की बात अगर की जाए तो बड़ा ही अलग तरीके का होता है। और माहौल तो कुछ कहते ही बनता है कि हर तरफ आप देखिए तो बस ऐसा लगता है कि बस गणपति बप्पा की ही आराधना आरती, क्योंकि सुबह हुई या शाम हुई या दोपहर, क्योंकि उनकी आरती कई बार होती है, तो सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, मतलब बस आरती की आवाज ही आती है। गणपति जी का जो डोला जा रहा है उसको देखने के लिए कितने लोग घर से बाहर खड़े हो रहे हैं। अखी मुंबई की बात अगर हम करें महाराष्ट्र में खास तौर से, तो पूरा शहर जो है गणपति बप्पा मोरिया के जय जयकारों से गूंज रहा है जी। और बारिश भी इतनी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी देखिए लोगों का उत्साह लगातार। ये सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ तो बारिश, धुआंधार बारिश हो रही है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त लोग हैं, वो भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर जिस तरह से जा रहे हैं गाजे और बाजे के साथ, वो जो चीज है देखने लायक होती है है ना? जी। और जिन्होंने अपने घर में भगवान गणेश को विराजमान किया है, विशेष इन दिनों में, वैसे तो गणपति सभी घर में विराजमान है, तो वो जो घर है वो उस भक्त के आनंद और आध्यात्मिक अनुभव से भरा हुआ है। घर का जो कोना है वो महका हुआ है क्योंकि ये जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है, जो गणपति बप्पा मोरिया को हम याद करते हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक हिस्सा है जी। बिल्कुल। और गणपति का जो आगमन है घर के हर कोने को सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देता है जी। रिद्धि सिद्धि के दाता। तो एक बार फिर से उन सभी लोगों को हम ढेरों शुभकामनाएं जी और कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। Shall
संगीता जी, आपने तो एक बार फिर से जो है गणपति बप्पा का माहौल बना दिया। देखिए, और जब आते हैं गणपति तो बड़ा अच्छा लगता है, और जाते हैं तो क्या कहते हैं बताए, गणपति बप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लौकरिया। अरे वाह, ऐसा बोलते हैं कि मतलब अगले साल आप फिर जल्दी आइए। बिल्कुल बिल्कुल, अगले बरस तू जल्दी ऐसा बोलते हैं, ये मतलब मराठी में ऐसा बोलते जी। और जब गणपति का विसर्जन किया जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, और कई बार तो रो भी पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, श्रद्धा ऐसी है कि प्रेम ऐसा है, श्रद्धा ऐसी है कि भगवान से लगन जो है वो अपने आप को भूलने पर मजबूर कर देती है, कि मतलब हम खुद को भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो घर में विराजमान होते हैं तो वहां से हटने का मन ही नहीं करता है, लगता है एक टक उन्हें निहारते ही रहा जाए। और वो ऐसे रहते हैं घर में जैसे मेहमान रहते हैं। तो अभी हर घर की जो है परंपरा यही चल रही है, हर घर का जो माहौल है वो ऐसा ही है, बहुत ही सुख और समृद्धि लिए है, बहुत ही खुशहाल माहौल बन रहा है। हाँ, ऐसे में कई बार क्या होता है संगीता जी, स्वास्थ्य संबंधी जब समस्याएं आ जाती हैं इस माहौल में तो फिर बहुत बुरा लगने लगता है। इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना जरूरी है। कई बार हम किसी उत्सव में इतने कहते हैं कि मशरूफ हो जाते हैं, हाँ मशगूल हो जाते हैं और इतने डूब जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का, अपने खाने पीने का हम ख्याल नहीं रख पाते, और ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं आ जाती हैं। तो अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो हमारा रूप से जो तंदुरुस्त रहना हमें बहुत जरूरी है, और इसके लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से जो है तनाव प्रबंधन भी करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप नशे से दूर रहें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित रूप से आप जो है व्यायाम भी करते रहें। व्यायाम भी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ देखिए जो खान पान है उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और अगर स्वास्थ्य के साथ अगर जरा भी लापरवाही हुई तो खासकर अगर हम देखें तो बहुत अलग अलग तरह की जो है वो बीमारियां घेर लेती हैं। इनमें देखा जाए तो कहते हैं कि जो हवाओं से, यानी कि एयरबॉर्न डिजीजेस हैं, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, जो पानी से संबंधित हैं, तो बहुत जरूरी होता है कि जो हम सांस ले रहे हैं, यानी स्वच्छता बहुत जरूरी है। प्रदूषित जल पीने से जैसे टाइफाइड है, हैजा है, हेपेटाइटिस है और अन्य बीमारियां भी हमें हो जाती हैं, और ये बड़ी घातक भी होती हैं, क्योंकि इसमें शरीर का जो जल है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि कम हो जाता है, तो ये रिस्की भी बहुत होता है। और अगर देखा जाए तो अगर स्वास्थ्य की बातें करेंगे तो खाद्य श्रृंखला की जो बात है कि मतलब जो खाना पीना होता है हमारे लिए वो भी बहुत जरूरी होता है। तो खाने पीने पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और इसमें खास करके अगर हम अपने खाने में अलग अलग तरह के विटामिन या मिनरल्स, इनसे मिलती जुलती चीजों को हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारा शरीर जो है उसमें बहुत सारे जो विटामिन है वो और मिनरल्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की जहां तक बात है तो इसके लिए व्यायाम भी बहुत जरूरी है। कि खान पान तो है ही है, लेकिन इसके साथ व्यायाम की भी बहुत जरूरत है। और सही बात आपने कहा, आहार की बात की, सही आहार लेना बहुत जरूरी है। तो फलों की बात हम करें, भोजन है, ताजा भोजन है और सादा होना चाहिए भोजन, ज्यादा तैलीय नहीं होना चाहिए। सब्जियां हैं, दालें हैं, दूध हैं, इनसे बनी चीजें आप खा सकते हैं। और नियमित व्यायाम करना तो बहुत जरूरी है, जैसे कि आप दौड़ लगा सकते हैं, अगर आपकी उम्र है, दौड़ने लायक है तो दौड़ सकते हैं, नहीं तो चलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और योगासन भी हमें करने चाहिए। पर्याप्त नींद लेना सबसे बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, आज के जमाने में हम रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और पूरी नींद नहीं ले पाते, ऐसे में स्वास्थ्य का खतरा बराबर बना रहता है। तो आप जो है 7 से 8 घंटे की जो है अपनी जो नींद है उसे जरूर लें। और स्वच्छता का आपने अभी जैसा कि कहा कि स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वो चाहे व्यक्तिगत स्वच्छता हो या घरेलू स्वच्छता हो। तो स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा का उपयोग करना भी बहुत जरूरी है जी। और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला
जो प्रदूषित जल होता है मंदाकिनी जी, वो एक बड़ा कारक होता है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए। तो जल अगर प्रदूषित हो तो न सिर्फ इंसान, न सिर्फ हम सब, बल्कि जो पूरी परिस्थिति की तंत्र है, कहते हैं कि वो पूरा प्रभावित हो जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत बार हम लोग भी क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग पैकेट्स में बांध करके और कहीं पानी में या फिर देखा जाता है कि समंदर में भी लोग डालते हैं। तो इससे जो समुद्री जीव हैं वो भी प्रभावित होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर फिर वो कारक हो जाता है कि जल प्रदूषण की एक बड़ी समस्या हो जाती है। और अगर जल ही विषाक्त होगा तो प्रदूषित जल में विषाक्त पदार्थ यानी जलीय जीव जो होते हैं उनके द्वारा जो है ग्रहण कर लिए जाते हैं और इस वजह से उनका भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। और अगर मीठे पानी की जैसे झील हो गई या तालाब हो गया, जैसे आजकल बारिश है तो तालाब है, झील है, तो इसमें बहुत सारे पानी की जो एक तादाद कहते हैं होती है, उसमें मीठे पानी की कमी भी हो सकती है। क्योंकि अगर पीने वाला पानी है और उसको किसी तरह से कूड़ा करकट फेंक करके या फिर मवेशियों को नहलाकर या फिर उसके किनारे कोई कहते कई बार लोग कुछ काम करते यानी बर्तन वगैरह भी कई बार धो देते हैं जी, तो उससे कपड़े धो लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पानी भी जो मीठा पानी है पीने के लायक है वो भी विषाक्त हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो फिर वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मीठे पानी की हम एक बार कहते हैं कि भाई कमी हो रही है, इसीलिए होती है क्योंकि हम इसका दोहन कर लेते हैं। और अब जैसे मृदा और कृषि पर भी इसका जो है प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है क्योंकि प्रदूषित जल मिट्टी के पोषक तत्वों को बहा कर ले जाता है और मिट्टी की जो उर्वरता है उसको भी ये कम कर देता है। तो कृषि के लिए ये बहुत ही हानिकारक बात हो जाती है। और आप सभी जानते ही हैं श्रोताओं कि जल प्रदूषण के कारण क्या क्या है, जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, कृषि अपशिष्ट हैं, है ना, सीवेज और अपशिष्ट जल हैं, ये सभी कारण हो जाते हैं जो इसको अपशिष्ट बनाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं ये सब भी इसके कारक बन जाते हैं। आजकल देखिए इसीलिए वो इको फ्रेंडली बहुत जो मूर्तियां हैं वो बनती हैं और गणपति जी की भी बहुत सारी मूर्तियां ऐसी बनती है। तो ऐसी मूर्तियों का ऐसा करते हैं कि घर में ही उनका विसर्जन करते हैं, यानी एक पात्र में जल भर के, और चूंकि वो मिट्टी के होते हैं तो वहीं पर वो घुल जाते हैं। हाँ, वो घुल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये प्रदूषण वाली समस्या भी एक तरह से कहें तो काफी कम हो जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो विसर्जन वगैरह होता है इसमें बहुत सारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर जो सरकार के कर्मचारी होते हैं वो भी लगे होते हैं, लोग लोकल तौर पे भी लगे होते हैं कि मतलब उसको किस तरह से हम पानी को बिल्कुल साफ सुथरा कर दें, है ना। तो ये भी देखने वाली बात है कि उनकी भी एक कितनी मेहनत होती है उसमें, बहुत ज्यादा मेहनत होती है। और देखिए कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग हम करते हैं कई बार, और ये भी जो है जो कृषि का जो हमारा जो खेत है, खेत के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ये भी मिलकर जो है नदियों और झीलों में पहुंचता है और उसको अपशिष्ट कर देता है, उसको नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कितना कीटनाशक दवाओं का या रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, है ना। और इसके अलावा जो सीवेज और अपशिष्ट जल हैं उनके बारे में भी, जो घर से निकलने वाले मलमूत्र हैं या अन्य जो अपशिष्ट जल हैं जिसका उचित उपचार नहीं होने पर जल को वो प्रदूषित करते हैं, जहां वो जाते हैं उस स्थान को वो जल उसको वो भी प्रदूषित कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा भी आपने कहा कि हम इको फ्रेंडली गणपति बनाते हैं ताकि जो है किसी तरह के प्रदूषण से बचाव हो। तो ये सभी कारक हैं, हम जल प्रदूषण से उन्हें रोक सकते हैं। और वहीं देखिए हमारे कई श्रोताओं ने संगीता जी बहुत ही अच्छे विचार लिखे हैं कि जल प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसमें हानिकारक रसायन और सूक्ष्म जीव पानी के स्रोतों को दूषित करते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य, जलीय जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा होता है। इसके प्रमुख कारणों में औद्योगिक और शहरी सीवेज अपशिष्ट, कृषि में रसायनों का उपयोग, प्लास्टिक और तेल का रिसाव और धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल हैं। जल प्रदूषण से दस्त, हैजा जैसी जल जनित बीमारियां होती हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होता है और स्वच्छ पेयजल की कमी भी होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जल प्रदूषण की समस्या जो है प्रॉब्लम ऑफ द वाटर पॉल्यूशन, आज हमारे पास जो शुद्ध जल चाहे वो हमें प्राप्त नहीं होता हो क्योंकि नदी नाले की गंदगी बारिश के दौरान सड़कों पर आ जाता है। हमारे यहाँ तो कई बार खड्डों की वजह से ई रिक्शा बदल जाता है, यूं कहते हैं पलट भी जाता है, गिर जाता है, और नगर निगम के अधिकारी पुलिस बरसात के दौरान रेहड़ी से हटवाते हैं और
जो सड़क है उसे साफ रखते हैं। बाकी हमको आपके आसपास की बरसात या नालियां पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता और है। प्लास्टिक भी एक बड़ा खतरा है। तो इसके लिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जल प्रदूषण मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्टों, घरेलू सीवेज, कृषि रसायनों और प्लास्टिक कचरे के कारण होता है, जिससे जलीय जीव को नुकसान पहुंचता है और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसे रोकने के लिए औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों का उचित उपचार, जैविक कीटनाशकों का उपयोग, प्लास्टिक के उपयोग पर रोक, वन रोपण से मृदा अपरदन को रोकना और सार्वजनिक जागरूकता फैलाना आवश्यक है। जी हाँ, इस बारे में बात करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। तो थोड़ी थोड़ी बात अक्सर हमेशा अगर हम इस बारे में करते रहें तो जहन में ये बात रहती है कि भाई जल प्रदूषण एक बहुत खतरनाक है। न सिर्फ हम सभी के लिए बल्कि जलीय जीवों के लिए भी, और जो और पंछी होते हैं सभी के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, मानव जाति के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सभी के लिए जो है प्रदूषित जल बहुत ही हानिकारक है। एक श्रोता और लिखते हैं कि सतही जल प्रदूषण में नदियां, झीलें और महासागरों का प्रदूषण शामिल है। सतही जल प्रदूषण का एक उपसमूह समुद्री प्रदूषण है, जो महासागरों को प्रभावित करता है। पोषक तत्व प्रदूषण से तात्पर्य पोषक तत्वों के अत्यधिक सेवन से होने वाले प्रदूषण से है। संयुक्त जल आपूर्ति एवं स्वच्छता निगरानी कार्यक्रम के एक अनुमान के अनुसार 2017 तक वैश्विक स्तर पर लगभग कई लोगों के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता व्यवस्था नहीं है। स्वच्छता तक पहुंच का अभाव चिंताजनक है और अक्सर जल प्रदूषण का कारण बनता है। उदाहरण के लिए खुले में शौच की प्रथा के माध्यम से बारिश या बाढ़ के दौरान मानव मल जमीन से सतही जल में चला जाता है, जहां उसे जमा किया गया था। बारिश के दौरान साधारण गड्ढे वाले शौचालय भी जलमग्न हो सकते हैं। जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने एक विषय उठाया है और इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है। असर भी हो रहेगा एक हसीन पे।
आशिक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं। जी तो संगीता जी, हम भी अपने श्रोताओं को फिर से पुकारेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। जी। इस अंतराल के बाद सखी सहेली कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। जी जी। हाँ तो संगीता जी, अब हमारा विषय क्या है? अब हमारा विषय है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। अरे वाह, यानी पोषकता सप्ताह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें उचित आहार लेना है, ये इस बार की थीम भी रखी गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ, वही है कि ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, ये थीम है। बिल्कुल। और वैसे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 तारीख से लेकर 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। लोग स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें और कुपोषण से कैसे बचा जाए, इस बात को लेकर लोगों में जागरूकता आए, यही इस दिन को मनाने के पीछे उद्देश्य है। बिल्कुल। और इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत की कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और परिवार कल्याण मंत्रालय है, वहां के द्वारा बहुत से संदेश भी दिए जाते हैं कि स्वस्थ किस तरह से रहना है और स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार में किस तरह से सामंजस्य हो, इस बात पर ध्यान दिया जाता है। न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखना पोषण के लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। जी जी। और हमारे देश में 1982 से ही ये पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम अमेरिका में अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन में 1973 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के विचार को शुरू किया गया। इसके बाद 1980 से राष्ट्रीय पोषण माह का विस्तार किया गया। बिल्कुल। और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिजों से युक्त भोजन की आवश्यकता स्वास्थ्य को लेकर कितनी जरूरी है, इस बारे में हम सभी को सजग रहने की जरूरत है। जी। और वैसे भारत सरकार द्वारा भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी इस बात पर जोर दिया है कि नवजात शिशु और बाल आहार का ध्यान रखना चाहिए। गांव में वैसे देखा जाए और शहरों में तो दोनों जगह ही स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जाए, इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और इस विषय में कुछ जानकारी पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी मिलती है, जो एक प्रभावी प्रतीक्षा प्रणाली शरीर में हो। और वैसे भी हमने देखा कि अपने कोर्सेज में भी हम लोगों के होता है कि ये चीज जो है वो ज्यादा फायदेमंद है, ये ज्यादा फायदेमंद है, तो इस बारे में भी जानकारी दी जाती है। बिल्कुल। और पोषक तत्वों की जब बात चल रही है तो हम ये बात कर लेते हैं कि नवजात शिशु के लिए माँ का दूध कितना जरूरी है ना। और क्योंकि वो बहुत जरूरी है, अमृत तुल्य होता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जी जी। और इसके अलावा खट्टे फल है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत माने जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से समृद्ध होते हैं। और सभी मौसमी सब्जियां और मसाले भी एंटीऑक्सीडेंट और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। हाँ, अगर मसाले घर में अगर पीसे जाएं यानी सिलबट्टे पे या मिक्सर में पीस लिए जाएं तो उनमें भी बड़ा ही मतलब स्वाद भी होता है और बड़ा अच्छा पोषण भी होता है। लेकिन वो भी है कि मतलब संतुलित मात्रा में, बहुत ज्यादा नहीं। हाँ। और दही की जहां तक बात है तो वो पेट के लिए बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। बैक्टीरिया को नियंत्रित करता है और स्वास्थ्य जो है, यानी कहें कि अगर आंतों के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अच्छा रखता है आंतों को।
और फलियां वगैरह हैं जिनमें लौह तत्व यानी कि आयरन वगैरह पाया जाता है। जिंक जो है इसका खजाना मानी जाती हैं फलियां। और बाजरा जिसकी बात हम कई बार करते हैं मोटे अनाज के तौर पर, तो बाजरा में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सारे पोषक तत्व शरीर को बहुत ज्यादा अच्छा पोषण देते हैं। हाँ, और कई बार क्या होता है कि ये बाजरे के साथ बहुत सारी और भी चीजें मिलाकर पीसकर उसकी भी रोटियां बनाई जाती हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा पोषण होता है। दूध, दही, पनीर, श्रीखंड और चीज में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और इस तरह के और भी जो खनिज हैं, विटामिन होते हैं वो पाए जाते हैं। शरीर, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए ये जरूरी है और इन सभी को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। प्रतिदिन व्यायाम करना, जैसा कि हमने शुरू में कहा, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हाँ। और स्वच्छता का तो विशेष रूप से ध्यान हर दिन रखना चाहिए। भोजन को ढककर पकाएं। बासी भोजन खाने से हमें बचना चाहिए। पीने का पानी उबाल कर पिए तो और भी अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि ये भी स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत जरूरी है। जो अभी हम थोड़ी देर पहले प्रदूषित जल के बारे में बात की थी, वो यही बात थी। हाँ जी, और सलाद भी शामिल करना चाहिए खाने में, वो भी बहुत जरूरी है। और बस एक चीज देखी जाती है ना मंदाकिनी जी आजकल, कि बच्चे जब स्कूल में टिफिन ले जाते हैं कुछ, तो डिब्बा बंद चीजें जो रहती हैं या फिर जो पैकेट्स में चीजें आती हैं, हाँ वो पसंद तो करते ही हैं। साथ में उन्हें चूंकि अब सुबह जल्दीबाजी रहती है, तो मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि चलते चलते रास्तों में जो माताएं होती हैं वो खरीद लेती हैं और तुरंत बैग में डाल देती हैं और बच्चे लेकर चले जाते हैं। मतलब वो घर पे बनता नहीं है उनसे खाना या नाश्ता, पौष्टिक आहार बना नहीं पाती हैं। क्या कारण है वो तो वही जाने, लेकिन वो रास्ते में उन्हें पता होता है कि वहाँ वो खाना मिलेगा और वो बच्चों के टिफिन में पैक करवा देती है। हाँ, लेकिन उसमें होता है कि जैसे कुछ एक कुरमुरे वगैरह होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, जो मतलब बनाए जाते हैं कंपनीज में और दिए जाते हैं, वो चावल के ज्यादातर बनते हैं या कुछ साबुदाने वगैरह। बच्चों का जी, तो वो चावल जब सिकता है तो वो फूल जाता है, तो वो बड़ा बड़ा जैसे कुछ चावल की चीजें हैं, चिप्स वगैरह वैसे बनते हैं। लेकिन उसको खाने के बाद बच्चों का पेट तो नहीं भरता। हाँ, एक संतुष्टि हो जाती है कि भाई हमने कुछ खाया है। तो ये भी पोषण के लिहाज से बहुत ही खराब है। और बच्चों को डिब्बा बंद खाना भी, जैसा भी आपने कहा, जंक फूड खाने का बहुत शौक होता है। फास्ट फूड बच्चे खाना पसंद करते हैं। आजकल स्कूल में कैंटीनों की भी व्यवस्था है, तो बच्चे वहां पर भी फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। कई बार कहते हैं बच्चे खाना नहीं ले जाएंगे, हम आज कैंटीन में खाना खाएंगे। तो छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कितनी मात्रा में क्या खाना चाहिए, और पौष्टिक आहार से वो दूर हो जाते हैं। और वैसे भी अगर मंदाकिनी जी देखें तो घर का पकाया हुआ जो खाना होता है, उसकी आदत अगर बच्चों को हो तो बाहर का वो फिर पसंद नहीं आता है। हाँ, लेकिन उसके लिए माता पिता को खास अभ्यास करना पड़ेगा बचपन से ही, कि वो बच्चे को किस तरह से खाना खिलाए कि बच्चे को घर का खाना पसंद आता है। नहीं तो वो नानुकर करता है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये क्या बना दिया आपने, मुझे वो सब्जी चाहिए या मुझे बाजार से वो चाहिए, मैं शाम का नाश्ता ये करूंगा या सुबह ये खाना चाहूंगा। तो माता पिता वो इच्छा पूरी कर भी देते हैं बच्चे की, लेकिन सही देखा जाए तो पोषण जो है बच्चों को पूर्णतया नहीं मिलता है। जी, स्वाद जरूर मिल जाता है बच्चे के मुताबिक। हाँ। और हम भी खुश हो जाते हैं कि वाह, बच्चे ने एक कचौड़ी खा ली, बच्चे ने एक समोसा खा लिया, एक डोसा खा लिया, है ना, या दूसरी चीजें खा ली है, फास्ट फूड की जो भी चीजें हैं, और हम खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने पेट भर लिया है अपना। वो पेट भराई नहीं होती है, ना ही उसमें कोई पोषण होता है। पोषण तो मिलता नहीं है उससे। जी हाँ, तो इस तरह से जी हाँ। और सारी चीजों के साथ साथ एक और बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो बारिश का मौसम भी चल रहा है, मच्छरदानी वगैरह का उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है। घर में स्वच्छता रखें जिससे कि आबो हवा भी साफ सुथरी। अच्छा, एक चीज है कि वेंटिलेशन जो होता है आजकल बड़ा कम देखा जाता है, तो वेंटिलेशन का भी ध्यान दे, क्योंकि जब हवा का प्रॉपर मतलब ठीक तरह से व्यवस्थित तरीके से आवागमन नहीं होता है, तो वहाँ की जो कह सकते हैं कि वातावरण होता है उस जगह का, आपको बीमार कर देता है, बीमार कर सकता है। तो आप देखें कि वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। बंद घर जो होता है वो कभी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। दोनों तरफ से हवाएं आनी जानी चाहिए, है ना। घर का जो आगे का हिस्सा है और घर का जो पीछे का हिस्सा है। आप देखिए, पहले रोशनदान हुआ करते थे, हर घर में रोशनदान, हर कमरे में रोशनदान बड़े बड़े होते थे, और जरूरत ही नहीं होती थी, खाली पंखे से काम चल जाता था। आजकल तो फ्रिज और
एसी लगाने के बाद भी हम हाय तौबा ही करते नजर आते हैं, है सब ना? तरफ से बंद हो जाता है। क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता। बाहर की जो हवा है, ताजी हवा है, उससे हम परहेज करने लग गए हैं, है ना? उसे भी लेना जरूरी हाँ, है। हमें जो है नकली हवा ज्यादा पसंद आती है बजाय प्राकृतिक हवाओं के। तो चलिए ध्यान रखिए, ये सभी बातें बहुत जरूरी हैं। और कुछ और बातें करेंगे इस गीत के बाद। हाँ। हाँ, तो संगीता, चूंकि हम बात कर रहे हैं आज पोषण की और स्वास्थ्य की, कई बार तबीयत बिगड़ जाती है, ऐसे में कोई अपना, कोई खास आपके करीब आकर बैठ जाता है, तो ये गाना खुद ब खुद हम गुनगुनाने लगते हैं। जी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो, जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। छेड़ा करो, जो तुम्हारे हैं उनसे न पर्दा करो, मुस्कुरा दो तमन्ना निकल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। एक शोख चंचल लड़की जिसके थे कुछ मासूम सपने। वो लव स्टोरी मैंने 3 बार देखी, 12 से 3, 3 से 6 गई और 6 से 9 अपने फादर के साथ गई। मैं बहुत बड़ी फिल्म बफ थी, बट अगर क्रश की बात करो तो सिर्फ राजेश खन्ना। पर एक हादसे ने बदल दिया उनका जीवन। मैंने कहा आर्टिफिशियल इनके साथ मैं डांस कर पाऊंगी? बोला हाँ, तुमको लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी? लेकिन उसने खुद को बटोरा और हिम्मत के साथ शुरू किया एक नया जीवन। मैंने कहा मैं कुछ नहीं मांगती तुमसे, ना आगे मांगूंगी, मुझे वो एक मौका दो कि मेरे माता पिता को गर्व महसूस हो कि मैं उनकी बेटी हूँ। लाखों लोगों के लिए जो बनी उम्मीद की किरण, वो है सुधा चंद्रन। बॉम्बे टॉकीज 6 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
हाँ तो संगीता जी, आपने कहा कि पास बैठो तो तबीयत सुधर जाएगी। तो देखिए ये बहुत सच है कि जब कोई अपना है ना, आपका कोई खास बिल्कुल आपके समीप आकर बैठता है, बात करता है और आपके हालचाल भी पूछ लेता है, तो आप आधे ठीक हो जाते हैं। आधे ठीक हो जाते हैं वैसे ही। तो हमारे श्रोताओं ने भी देखिए पोषक सप्ताह पर बहुत सारे विचार लिखे हैं। और देखा जाए ना तो संगीता जी, पोषण पर अगर हम बात कर रहे हैं, हमने इतनी बातें करी, देखा जाए कई बार क्या होता है, हमारे सामने जो भोजन आता है या हमारे घर में जो भोजन पकता है या हम कहीं जाते हैं, जो खूब सारा खाना हमें मिलता है किसी पार्टी में, किसी खास अवसर पर, हम उसे खा लेते हैं और समझते हैं आहा हमने आज बहुत अच्छा खाना खा लिया और पेट भर लिया। लेकिन असल में वो पोषक तत्वों से भरपूर खाना नहीं होता है। उस स्वाद के लिए हो सकता है, इसलिए कुछ भी खा लेना पोषण नहीं होता है। जी, है ना, आप क्या खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का भोजन कर रहे हैं और ये भोजन आपके शरीर पर जाकर क्या असर करने वाला है। इसके क्या, जैसे कि आइसक्रीम, लोग आइसक्रीम का मुंह नहीं छोड़ पाते 10 आइसक्रीम भी खा लेते हैं लोग और सोचते आहा मैंने पेट भर लिया आज तो आइसक्रीम से। तो आप सोचिए कि उसका फल क्या निकलने वाला है। क्या आपके शरीर को उचित पोषक तत्व मिले? नहीं, आपकी जीभ को संतुष्टि जरूर मिली, आपके मन को जरूर एक बार शांति मिल गई। लेकिन जो पोषक तत्व से भरपूर खाना था, सलाद थे या दूसरी चीजें थी, वो हम नहीं खाते हैं। तो खाते समय इस बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि थाली जो है वो कलरफुल होनी चाहिए। हाँ, उसमें बहुत सारे कलर होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी, हर रंग होना चाहिए, होना चाहिए। थोड़ी ऐसी दालें भी होनी चाहिए जो दालें छिलके वाली होती हैं, वो दालें बहुत जरूरी होती हैं। वैसे देखा जाता है तो हम लोग अरहर की दाल, जिसे यहाँ तुअर की दाल बोलते हैं, वही खाते चले जाते हैं। तो उसकी जगह छिलके वाली दालें अब अदल बदल कर अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो वो भी कहते हैं ना कि वो अलग अलग रंग की चीजें हो जाती हैं। फिर थोड़ा सलाद है तो उसमें टमाटर है, खीरा है या जो भी आपको पसंद आता है वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो वो भी एक थोड़ा एक कलर देता है। यानी आपकी थाली रंग बिरंगी होनी चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए, तब जाकर। कभी कभार हम स्वास्थ्य जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी खा सकते हैं, कोई अलग बात है। एक चीट डे हम बना सकते हैं जिस दिन हम अपना मनपसंद कोई भोजन कर रहे हो। लेकिन जहां तक हो, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और ये खाना पोषक है कि नहीं, है ना। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई पोषण से ही वर्धन कार्य संपन्न हुआ करता है और ये पोषण सभी के लिए आवश्यक है, किंतु बच्चों के विकास के लिए आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा संचालित योजनाएं इस कार्य को बखूबी निभाया करती है। और उन्हीं से संबंधित आज का ये राष्ट्रीय सप्ताह पहले से ही समर्पित है। और एक श्रोता लिखते हैं कि पोषकता दिवस के दौरान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है और पोषण और स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं को लागू करने पर भी जोर दिया जाता है। और हमारे एक श्रोता ने गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं और लिखते हैं कि हमारे सूरत निवास स्थान पर भी गणेश जी का स्थापन दिवस दिनों के लिए किया गया है, मतलब 10 दिनों के लिए किया गया है। गणेश जी की 16 इंच ऊंचाई वाली मूर्ति हमारे इनके घर के जो पोते हैं उन्होंने बनाई है और सुबह शाम पूजा आरती वही करते हैं। आज इस दिन विशेष पर कथा का भी आयोजन किया गया है जो अभी शुरू हो गई है। और आप भी आइए और कथा श्रवण के साथ प्रसाद भी बांटा जाएगा। बोलिए गणपति बप्पा मोरया जी। तो हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इनके पोते ने इतना बड़ा काम किया है कि गणपति बप्पा की 16 इंच की ऊंचाई वाली मूर्ति बनाई है और उसको स्थापित किया है ना। तो आपका घर जो है सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो, हम तो यही चाहते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की जब बात चल रही है तो गुड़ और चना सबसे सस्ता और पोषक आहार है जिसमें लो और प्रोटीन्स होते हैं। बिहार में मिलने वाला जो सत्तू है वो भी पोषक पेय माना गया है। कहते हैं ना कि जो अनाज है उनका क्या कहते हैं, मुकाबला नहीं है वैसे तो। हाँ, चने का मुकाबला नहीं है उसमें। हाँ, तो इससे जो सत्तू भी है तो बहुत ही ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है, अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और सस्ता भी है जैसा कि ये लिखते हैं। हाँ, सत्तू को हमारे यहाँ कई बार पानी में घोलकर हम पीते हैं, उसके जो चूरा है बुरे को, और उसको बना के एक परोठा भी बनाकर खाया जा सकता है। हाँ, बहुत अच्छा। और इसको जो कुछ अलग भाषाएं हैं उनमें मकुनी भी बोला जाता है, यानी कि उसमें बहुत सारी चीजें और मिला दी जाती हैं। और सत्तू से ही बड़ी अच्छी लिट्टी भी बनती है, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा होता
जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो वो भी अपने आप में बहुत लाजवाब है। हाँ, और पोषक तत्वों से भरपूर है, सबसे बड़ी बात। एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पोषण के महत्व को रेखांकित कर रहा है। हमारे स्वास्थ्य, उत्पादकता और समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये लोगों को कुपोषण से निपटने और बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये स्वस्थ आहार की आदतों को बढ़ावा देने और असंतुलित आहार से जुड़ी बीमारियों को रोकने में मदद भी करता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आजकल इस मौसम में हमारे उत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में पानी का स्रोत भी प्रभावित होता है, यानी ये जल से जो समस्याएं थी उनके बारे में लिखते हैं। तो जनता से यही गुजारिश है कि पानी को उबाल कर पिएं, क्योंकि इस परिस्थिति में बाढ़ की वजह से और बादल फटने से जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए साफ पानी पिएं। तो साफ पानी पिएं, उबाल कर पानी पिएं, और जो भी जहां भी बाढ़ आई या जो भी बादल फटे उसके लिए तो बहुत ही अफसोस होता है। हाँ। लेकिन यह है कि हर परिस्थिति से हमें निपटना तो पड़ता है, बहुत जरूरी। हाँ, तो और ध्यान रखें, ये जहाँ पर भी रहते हैं अपने आसपास के लोगों का सब मिलकर साथ रहें, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका मुकाबला किया जा सके, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि अपने आहार में साबुत अनाज, रंगीन सब्जियां, फल और प्रोटीन को शामिल करें। जंक फूड, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और अतिरिक्त शर्करा का सेवन सीमित कर दें। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पूरे दिन पर्याप्त पानी पिएं। घर पर खाना बनाकर आप अपनी सामग्री और मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। जी। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था तुम्हारे हो गए। हाय कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। ऐसे न देखो हंस कर हमको, कुछ हो जाता है। तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है। दिल खो कर दिल मिलता है, अब हमसे क्या पर्दा है, जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आंखों में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो। जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो। ये काली काली जुल्फे, ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के
जी, बहुत ही सुंदर गीत सुनवाया आपने। अनजाने भी पास आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो कल तक अनजाने होते हैं हाँ, वो अपने खास भी बन जाते जी, हैं। ऐसा ही हमारा मंच है। बिल्कुल, हमारी सभी सखी और सखा हमारे कितने अपने बन गए हैं, है ना? हाँ, जी जी। और पता है उन्होंने इसलिए हमारे लिए चने के कितने सारे व्यंजन बना के भेजे हैं। बहुत सारे हैं। हाँ, लेकिन पहले आप बताइए आप कौन सा व्यंजन बनाने जा रही हैं? लिट्टी। अरे लिट्टी, क्या बात है, मुंह में पानी आ गया है। हाँ, लिट्टी बनाने के लिए जैसा भी आपको जितने लोग हैं उस हिसाब से अगर आप 1 कटोरी सत्तू लेते हैं, यानी सत्तू अगर घर में भुने चने को पीस लें तो क्या बात है, अगर मिक्सर में पीस लें उसे, उसके बाद उसमें लहसुन अगर कट करके यानी कतर करके उसे डालना पसंद करते हैं, यानी छोटा छोटा, और मिर्ची, हरी मिर्ची का बीज निकाल लें और उसको भी पतला पतला काट लें, और साथ में अगर आपको अजवाइन पसंद है तो उसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, नमक डालना है और थोड़ा सा तेल डालना है। इसको डालने के बाद सत्तू को अच्छे से मिला लें और उसको आटे को सान लें, यानी आटा अगर 1 कटोरी चने से आपने बनाया है सत्तू, उसको यानी कि उसकी मकुनी कह सकते हैं, तो आटे सने हुए को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोली लेकर के मतलब गेहूं का आटा लें या फिर जो भी आटा आप पसंद करते हैं, लेकिन ये देखें कि मिला हुआ आटा न लें ज्यादा, क्योंकि उसमें जब भरावन हम भरते हैं तो वो फटने का डर होता है जब वो सिकता है। तो गेहूं का ही आटा लें और उसके बाद उसको गोल बेल करके जैसे हम लोग पूड़ी बेलते हैं और उसमें थोड़ा सा वो मकुनी जो बनाई है हमने, यानी सत्तू का जो हमने बनाया है वो डाल दें मिक्सचर, और उसके बाद उसको बहुत अच्छी तरह से मतलब कि बंद करना है, क्योंकि अगर उसको बंद करने में असावधानी हुई तो फिर वो फट जाते हैं। और उसके बाद कंडी की जो आंच होती है या लकड़ी की आंच होती है उस पर सेकना बहुत अच्छा होता है। उस पर वो हल्की आंच में धीरे धीरे से डाल दें सिकने के लिए और उसको अलट पलट लें, और उसके बाद उसको निकाल करके और फिर उसमें घी ऊपर से लगा दें जी। और उसी में बैगन का जो भरता है वो भी बना सकते हैं, मतलब उसी आंच में बैगन को भून लें, या फिर आपको जो और भी अलग तरह के भरते, कुछ लोग आलू का भी भरता पसंद करते हैं, तो वो बना करके फिर उसमें भी लहसुन और थोड़ा सा तेल और मिर्च वो डाल के नमक वो सब मिलाए, हाँ, तो लिट्टी चोखा तैयार हो गया। एक श्रोता लिखते हैं कि कद्दू चना भाजी बनाइए, इसके लिए कद्दू लीजिए, देसी चना है, हरी मिर्च है, धनिया है और मेथी दाना है, 1 चम्मच हींग है, मसाला है, सरसों का तेल है, चीनी है। तो चने को पानी में रात भर भिगो दीजिए, कद्दू को मीडियम साइज में काट कर धो लें, कढ़ाई में तेल गर्म होने पर कद्दू को लाल लाल तल कर एक प्लेट में निकाल लें, चने को उबाल कर चलनी में रखें, बचे तेल में हींग, मेथी या करेला मसाला, हरी मिर्च, तेज पत्ता का तड़का लगाकर उबले चने को डालकर उसमें नमक, धनिया, हल्दी मिलाकर थोड़ी देर पकने दें। अब उसमें तले हुए कद्दू मिक्सचर हल्का सा पानी डालकर ढककर धीमी आंच में पकने दें, ढककर हटाकर देख लें कि कद्दू पक गए हैं कि नहीं, यदि ठीक है तो गैस बंद कर दें। लास्ट में आधा चम्मच चीनी मिलाएं। तैयार कद्दू चना को गर्मा गर्म पूड़ी या पराठा के साथ सर्व करें, और सर्व करते समय ऊपर से धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, और सभी के साथ टेस्टी कद्दू चने की भाजी का लुत्फ भी आप उठा सकते हैं। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने के आसमान पर तारे हैं बेशुमार। इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार। तेरे सिवा किसी को न लाया निगाह में, लाखों हसीन आए जवानी की राह में।
सदियों से कर रहा था तुम्हारा ही इंतजार, इतना है तुम। जी, तो हमारा भी इंतजार हर वक्त रहता है अपने श्रोताओं से मिलने का सखी सहेली कार्यक्रम के जरिए। लेकिन अब संगीता जी, सखी सहेली कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मंदाकिनी जोशी और संगीता का नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।